हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है प्रदत्त व्यवस्थापन अर्थात डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आज हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के मीनिंग एंड रीजंस ऑफ ग्रोथ की बात करेंगे, यानी कि उसका अर्थ और उसके विकास के कारण। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की लाभ और हानियों को करेंगे। प्रजातांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्यों के दायित्वों ने विधि के क्षेत्र अर्थात कानून के क्षेत्र में आज जिस अवधारणा को विकसित होने का अवसर दिया है, उन अवधारणाओं में हमारे पास क्या है, प्रदत्त व्यवस्थापन भी एक प्रमुख अवधारणा है। प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रक्रिया की यदि हम बात करते हैं तो ये देखा गया है कि ये 16वीं शताब्दी से चली आ रही है, परंतु इसका विकास हम ब्रिटेन से मानते हैं 1848 से, और उसके बाद अमेरिका में जब राज्य आयोग की स्थापना की गई 1888 में, तो वहाँ पर भी इसे शुरू किया गया। और बात अगर भारत की जाए तो भारत में स्वतंत्रता से पहले ही भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या हो चुकी थी, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और तब हमारे पास कौन सा शासनकाल था, ब्रिटिश शासनकाल ही था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास उनकी एक देन है, उनकी एक छाप है। स्वतंत्रता के पश्चात जब हमने कल्याणकारी राज्य को एक विकासशील राज्य के रूप को धारण किया, तो हमारे पास इसकी आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। और आज भारत ही क्या, प्रत्येक प्रजातांत्रिक देश में यही देखने को मिल रहा है कि इसकी अवधारणा क्या हो गई है, आवश्यक भी हो गई है, और उसका विकास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मीनिंग ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रदत्त व्यवस्थापन का अर्थ। भारत जैसे देश जहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है, वहाँ विधि निर्माण अर्थात कानून निर्माण का कार्य संसद का है। परंतु संसद द्वारा आज जितने भी कानून पारित किए जाते हैं, उनका स्वरूप स्केलेटन जैसा होता है। स्केलेटन से अभिप्राय क्या है कि उसका रूप कैसा होता है, एक ढांचा मात्र होता है, या उसकी सिर्फ एक रूपरेखा ही स्वीकृत की जाती है। संसद द्वारा पारित इस रूपरेखा या ढांचे को विस्तृत रूप देने का कार्य वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों अर्थात विभागीय मंत्रियों के आदेशों पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। अब बात यहाँ ये आती है कि जब विधान पालिका ने विस्तृत रूप देने का अधिकार वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दिया है, तो प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यपालिका के द्वारा ये अधिकार क्यों दिया जाता है? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी अपने क्षेत्र में निपुण हैं और स्थायी हैं, जबकि हमारी वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हमारे विभागीय जो मंत्री होते हैं, उनके पास ना तो स्थायित्व है, ना ही उस विशेष क्षेत्र का गूढ़ ज्ञान है। और वो संसद के द्वारा जो उन्हें सत्ता प्राप्त होती है, उसके आधार पर आदेश, नियम, विनियम जारी किए जाते हैं। इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति विधान पालिका से कार्यपालिका के हाथों में आ जाती है। और कार्यपालिका को विधि निर्माण की यह शक्ति कैसे मिलती है? हस्तांतरित होकर मिलती है, अर्थात प्रदत्त होकर मिलती है। तो इसीलिए हम इसे क्या नाम देते हैं? प्रदत्त व्यवस्थापन। इसे हम और भी कई नामों से पुकारते हैं, जैसे कार्यपालिका विधान, अधीन विधान या प्रतिनिहित विधान। अब हम बात करेंगे कि इसे हम इन नामों से क्यों पुकारते हैं। सबसे पहली बात है प्रदत्त व्यवस्थापन की ही। वैसे तो हमने बात की है कि ये कौन सी शक्ति है जो हस्तांतरित होकर आती है, परंतु यहाँ हम थोड़ा सा और खुलकर बात करेंगे। देखो, प्रदत्त और व्यवस्थापन दो शब्दों का योग है। प्रदत्त प्लस व्यवस्थापन। प्रदत्त जो कहाँ से आया है? प्रत्यायोजन से, और प्रत्यायोजन का अर्थ क्या है? हस्तांतरित होना। और व्यवस्थापन का विधि निर्माण की शक्ति। तो इस प्रकार से विधि निर्माण की शक्ति क्या हो जाती है? यहाँ पर हस्तांतरित हो जाती है। उसके बाद है कार्यपालिका विधान, क्योंकि कार्यपालिका को जो विधान पालिका से शक्ति हस्तांतरित होकर आती है, उसके आधार पर कार्यपालिका क्या करती है? विधियों का निर्माण करती है, कानूनों को बनाती है, विस्तृत रूप देती है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका विधान, यानी कि कार्यपालिका के द्वारा बनाया गया विधान। उसके बाद अधीन विधान। संसदीय विधियों के अधीन आदेश तथा नियम निर्मित और पारित किए जाना, क्योंकि कार्यपालिका को जो भी विधि निर्माण की शक्ति मिलती है, वह उसे संसदीय विधियों के अधीन रहकर ही प्रयोग करनी पड़ती है। वह उससे बाहर जाकर विधि निर्माण का प्रयोग नहीं कर सकती। इसलिए हम कहते हैं कि कार्यपालिका को यह विधायनी शक्ति जो मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? विधान पालिका से मिलती है, सीधे संविधान से प्राप्त नहीं होती। परंतु कार्यपालिका की इस विधायनी सत्ता के मौलिक सत्ता न होने पर भी
यानी कि इसे बेशक संविधान से इसे नहीं मिला है, परंतु फिर भी इसका प्रभाव संसदीय विधि के समान ही होता है। संसदीय विधि अर्थात जो संसद के द्वारा उसे रूपरेखा के रूप में जो स्वीकृत करके जो दिए जाते हैं, उसका जो प्रभाव माना जाता है, उतना ही प्रभाव हमारे पास इसके कार्यपालिका द्वारा प्रयोग की गई शक्ति के विस्तृत रूप का होता है। रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रदत्त व्यवस्थापन के विकास के कारण, या ये कहा जाए उसकी बढ़ती हुई मांग के कारण। इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लेजिस्लेटिव टास्क, वैधानिक कार्यों में वृद्धि, यानी कि विधान पालिका के जो वैधानिक कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, उनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। आधुनिक राज्य कल्याणकारी और समाजवादी राज्य है, इसीलिए राज्य का क्षेत्र गतिविधियाँ क्या हो रही हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जब राज्य का क्षेत्र या उसकी गतिविधियाँ बढ़ेंगी तो व्यवस्थापिका का कार्य अपने आप ही बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिका को उतने ही बढ़े हुए क्षेत्र के संबंध में नीतियों को पारित करना है, और जब विधान पालिका का उत्तरदायित्व तो बढ़ गया है इन योजनाओं के संबंध में उतनी ही विशाल संख्या में, तो उसके लिए संभव नहीं है कि वो इनके संबंध में विस्तृत कानून पारित कर पाए। और अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करती है, या इस असमर्थता के लिए के कारण वो क्या करती है, अपनी नीतियों के संबंध में सिर्फ एक रूपरेखा पारित कर देती है और उन्हें उपनियम बनाने या विस्तृत रूप देने का कार्य किसको दे देती है, कार्यपालिका को दे देती है। इससे संसद का तो समय बचता ही है, साथ में क्या है, उसके कार्यों के लिए भी उसको और अधिक समय मिल जाता है, जो कार्य उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। सर सेलेस कार ने एक कंपैरिजन यानी कि एक तुलना के द्वारा इस चीज़ को क्लियर किया है। जैसे बच्चा अपने माता पिता से संबंध रखता है, और जिस प्रकार बच्चे को बड़ा होने पर माता पिता के कार्य के बोझ को हल्का करना पड़ता है, तथा माता पिता मुख्य कार्यों की देखभाल करते हैं, जबकि छोटे छोटे अन्य कार्यों की देखभाल बच्चों के द्वारा की जाती है। यहाँ पर कार कहने का मतलब क्या है, माता पिता कौन है, हमारी विधान पालिका, और हमारे बच्चे कौन है, यहाँ पर हमारी कार्यपालिका। तो विधान पालिका माता पिता के रूप में, हमारी कार्यपालिका जीव को क्या करती है, एक रूपरेखा के रूप में उसके लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है और नीतियाँ पारित करके दे देती है। उसे विस्तृत रूप देने का कार्य उसी दायरे में रहकर किसका हो जाता है, हमारी कार्यपालिका का, जिसका नतीजा क्या है, उन छोटे छोटे जो है बार बार नीतियों में परिवर्तन करने का, उनके विस्तृत रूप देने का जो समय है वो किसका है, आपकी विधान पालिका का बच जाता है, और उसको बचे हुए समय को क्या कर पाती है, अपने मुख्य कार्यों में लगा पाती है। उसके बाद है टेक्निकल नेचर ऑफ सब्जेक्ट, विषयों का प्राविधिक स्वरूप। आज का युग कल्याणकारी राज्य का युग तो है ही है, साथ में तकनीक का युग भी है, और तकनीक के युग में हमारे पास विशेषज्ञों की आवश्यकता है, परंतु व्यवस्थापिका के जो हमारे सदस्य हैं उनके पास इस क्षेत्र का कोई ज्ञान नहीं होता। वो जन साधारण होती हैं, यानी कि आम जनता के ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जिनको सिर्फ एक जो है जनता के द्वारा मतों की संख्या के आधार पर चुना जाता है, उनकी कोई ऐसी निर्धारित योग्यता नहीं होती, और उनके इस तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र के अभाव के कारण वो हमारे पास नीतियों को विस्तृत रूप देने में असमर्थ रहते हैं, और इसीलिए इस शक्ति को वो किसे दे देते हैं, विशेषज्ञों को दे देते हैं। खास तौर से कुछ ऐसे विभाग जिनमें हमारे पास विशेषज्ञ ही इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, जैसे रेल यातायात विकास की बात करें, अणुशक्ति के विकास की बात करें, या इंजीनियरिंग विभाग। इंजीनियरिंग विभाग में आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी विभाग की बात करूँ, यानी कि बिजली विभाग की बात करें, या हमारे पास PWD डिपार्टमेंट की बात करें, जो भी आपके पास भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रों में आपके पास इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी पाए जाते हैं। नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन की आवश्यकता। भारत जैसे विकासशील राज्यों में सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ कानूनों में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के अनुसार अगर हम कानूनों में परिवर्तन नहीं करेंगे तो वो सामाजिक परिवर्तन कभी भी हम नहीं कर पाएंगे, और देश कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा। परंतु संसद के अधिवेशन वर्ष में 2 ही बार होती हैं, संसद स्तर में नहीं होती। अगर हम भारत की बात करें तो हम भारत में हमारे पास संसद के सिर्फ वर्ष में 2 ही अधिवेशन होते हैं, जिसे हम ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन
जो है हमारे अधिवेशनों के नाम से जानते हैं और जिनमें हमारे पास 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसे में जब भी हमें समय समय में पर कानून परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो हमारे लिए संभव नहीं होता कि उस समय संसद अधिवेशन में हो और हम उसके लिए स्वीकृति ले पाएँ। और इसीलिए कानून परिवर्तन को अगर हम शीघ्रता से करना चाहते हैं, उसके परिणाम को जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं, तो हमारे पास कानून में लचीलेपन को पाया जाना अति आवश्यक है। और जो सिर्फ किसके द्वारा संभव है? प्रदत्त विधान के द्वारा या प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा। अर्थात कार्यपालिका को विधान पालिका ये स्वीकृति दे दे कि जैसे ही उसे जिस जगह पर जिस समस्या को दूर करने के लिए आपकी किसी भी कानून में थोड़े से परिवर्तन की आवश्यकता है तो वो उसे अपने अनुसार कर पाए। वेट तथा फिलिप के मतानुसार प्रदत्त कानून आधुनिक समय की आवश्यकताओं को पूरा करता है, अर्थात विधान पालिका के कानून कुछ कम बोझिल तथा शीघ्रकारी होने चाहिए, जो आने वाली अनदेखी संभावनाओं से निपटने के लिए मुख्य धाराओं को बढ़ा सके तथा जब स्कीम को लागू किया जाए तो उसमें कुछ सुसंगत परिवर्तन किए जा सके। अर्थात विधान पालिका जो भी नियम बनाए, जो भी हमें वो चाहे हमारे पास रूपरेखा के रूप में स्वीकृत करके दे रही है, वो ऐसे होने चाहिए जिन्हें हम एक भार ना समझकर चले, वो हमारे लिए भार ना हो, उन्हें हम शीघ्रता से क्या कर सके, लागू कर सके और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार हम क्या कर सके, उसकी धाराओं को बढ़ा सके और उस रूप में ला सके तो उसकी समस्या के अनुकूल हो, और तभी हम उस सुसंगत यानी कि समस्या के अनुकूल उस परिवर्तन को प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न स्टेट, आधुनिक राज्य की जटिलताएं। कल्याणकारी राज्य में सरकार का उत्तरदायित्व नागरिकों के सभी मामलों का प्रबंध करना है। सभी मामलों का मतलब उसके रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, प्रत्येक। उसके साथ साथ और अगर हम थोड़ी गहराई से बात करें तो एक मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी आवश्यकताएं कौन पूरी कर रहा है? एक कल्याणकारी राज्य। ऐसे में इस कल्याणकारी राज्य और आधुनिक राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो गई है और वृद्धि के साथ साथ जब उस राज्य को इतने सारे कार्य पूरे करने पड़ रहे हैं थोड़े से समय में, तो अपने आप उसमें क्या आ गई हैं? जटिलताएं पैदा हो गई हैं, पेचीदगियां पैदा हो गई हैं। सभी में संतुलन करना उसका उत्तरदायित्व है। ऐसे में इन आर्थिक मामलों या सामाजिक मामलों को पूरा करने का उत्तरदायित्व किस पर आ गया है? कुशल प्रशासन पर आ गया है। और इसीलिए ज़रूरी हो गया है कि इस कुशल प्रशासन को हम क्या दें? इन जटिलताओं से बाहर निकलने के लिए उन नीतियों को विस्तृत रूप देने का अधिकार दें ताकि वो उसी समय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेकर इन जटिलताओं को दूर कर पाएँ और राज्य के बहुमुखी विकास को क्या कर पाएँ? सफल बना पाएँ। इसलिए कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति के समय हमारे पास जो भी पेचीदगियां उत्पन्न होती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें दूर करने के लिए हमारे पास किसके विकास की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, किसकी मांग बढ़ती जा रही है? प्रदत्त व्यवस्थापन की। एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल, परीक्षण संभव। किसी भी कानून की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह उचित परिस्थितियों में लागू हो, अर्थात जिन परिस्थितियों में हम उसे लागू कर रहे हों वो उसके अनुकूल हो। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि कानून का प्रयोग कैसा हो? व्यवहारिक परीक्षण के द्वारा किया जाए। व्यवहारिक माने कि उनको व्यवहारिक परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग करके देखा जाए और फिर उसमें परिवर्तन किए जाए और वो परिवर्तन यदि सफल हो जाते हैं तो उन्हें लागू किया जाए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये तरीका जो है हमारे पास परीक्षण का, व्यवहारिक परीक्षण का, तो ये हमारे लिए आवश्यक परिवर्तनों के रास्ते खोल देता है। परंतु ये तभी संभव है यदि संसद अपने बनाए गए नियमों में प्रशासन को आवश्यक परिवर्तन करने की क्या देती है? स्वीकृति देती है, उसे निर्णय करने का अधिकार देती है। तो नियमों में ये परिवर्तन अभी हमने बात की थी, क्या हो? यदि सफल हो जाते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाते हैं? लागू करने आसान हो जाते हैं। तो ये नियमों में परिवर्तन यदि सफल हैं, संतोषजनक हैं, तो हम इन्हें बिना किसी डर के लागू कर सकते हैं। और वैसी ही परिस्थिति जब कहीं और पैदा होती है तो वो एक उदाहरण के रूप में भी वहाँ पर काम आते हैं। और यदि हमें उसमें कोई कमी दिखाई दे रही है तो उसे भी हम साथ के साथ क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा क्या मिली है? शक्ति मिली है। हमें बार बार संसद से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। और यह भी एक मुख्य कारण कहा जा सकता है जिसने प्रदत्त व्यवस्थापन की मांग को बढ़ा दिया है।
उसके बाद है अफेक्ट्स इंटरेस्ट बेटर कंसल्टेड, प्रभावित हितों से परामर्श। क्योंकि जितने भी विकासशील राज्य हैं, भारत जैसे राज्यों की बात करें या अन्य विकासशील राज्यों की, वहाँ पर सामाजिक आर्थिक हर प्रकार की जो है रोज की समस्याएं बढ़ती रहती हैं या परिवर्तित होती रहती हैं, ये कहा जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो वहाँ पर क्या है कि उसी के अनुसार जो हमारे वहाँ पर प्रभावित जो वर्ग होते हैं, जो इन नीतियों से प्रभावित होकर इसके अगेंस्ट हो जाती हैं, परिवर्तन चाहती हैं, तो वो कैसा परिवर्तन चाहती हैं, उसके लिए जो परामर्श की आवश्यकता होती है वो जितनी आसानी से हमारा प्रशासन कर सकता है, कार्यपालिका कर सकती है, उतनी आसानी से हमारी विधान पालिका नहीं कर सकती। और इसीलिए ज़रूरी है कि उनको क्या दिया जाए, प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से ये अधिकार दिया जाए कि उन प्रभावित हितों से परामर्श के अनुसार वो क्या कर सके, उन नीतियों में परिवर्तन करके उनके लिए संतोषजनक आपकी क्या कर सके, नीतियों को परिवर्तित करके उस कार्य को पूरा कर सके। टू मीट कॉन्टिंजेंसीज, यानी कि आकस्मिक परिस्थितियाँ जो हैं उनसे निपटने के लिए यह संभव नहीं कि संसद एक मुख्य कानून के अंतर्गत सभी स्थानीय या क्षेत्रीय आकस्मिक घटनाओं का पहले से ही अनुमान लगा ले। वैसे तो ये किसी भी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, कोई भी इंसान एकदम से भावी घटनाओं का इतना प्रॉपर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और अगर हम प्रशासन की बात करें, उसे चलाने की, नीतियों को लागू करवाने की, तो उस क्षेत्र में वैसे भी हमारे संसद के सदस्य या विधान पालिका के सदस्य निपुण नहीं होते। तो वो या ना ही वो जनता के इतने नज़दीक होते हैं कि वो इन समस्याओं का पहले से ही कोई अनुमान लगा सके। और ऐसी आकस्मिक परिस्थितियाँ कोई भी हो सकती हैं, युद्ध, अकाल, महामारी आदि। इनका सामना करने के लिए हमें फिर एकदम से किसी न किसी नए कानून की परिवर्तन की आवश्यकता होती है। और यदि हम संसद की पूर्व स्वीकृति की प्रतीक्षा करते रहेंगे तो नतीजा क्या होगा, हमारी वह परिस्थिति और भी क्या हो जाएगी, भयानक हो जाएगी और उसे हमें संभालना कठिन हो जाएगा और हो सकता है असंभव ही हो जाए। इसलिए अति आवश्यक है कि ऐसी आकस्मिक घटनाओं का सामना करने के लिए या उनसे बाहर निकलने के लिए कार्यपालिका को कानून विस्तृत निर्माण की शक्ति दी जानी चाहिए, अर्थात उसको प्रदत्त व्यवस्थापन दिया जाना अति आवश्यक है। और इसी संदर्भ में कार ने भी कहा है, और उन्होंने ये उचित ही कहा है कि व्यापक युद्ध के समय सरकारी कानून अंतर्वेदी बन जाते हैं, यानी कि रुकावट बन जाते हैं। कार ने आगे कहा, यह स्वाभाविक है कि इन असुविधाजनक अनुभवों, चाहे वो आपका युद्ध है, महामारी है, अकाल, कोई भी ऐसी वजह जिसके बारे में हमने पहले से इतना अंदाज़ा नहीं लगाया था कि परिस्थिति ऐसी भयानक हो सकती है, उनसे बचने के लिए क्या है, कानून निर्माण की शक्ति विस्तृत अर्थों में किसे दी जानी चाहिए, भावी व अनदेखी भयों का मुकाबला करने के लिए हमें कार्यकारिणी को प्रदत्त करनी चाहिए। उसके बाद है डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद पब्लिक। आप लोगों ने लोक संपर्क को ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोक संपर्क की ही हम यहाँ बात पर करना चाहते हैं। लोक संपर्क जो हमारे पास ऐसा दो तरफा रास्ता जो कभी नहीं रुकता, जो किस किस के बीच में है, वैसे तो सरकार और जनता के बीच में है, परंतु किसके माध्यम से है, प्रशासन के माध्यम से। अर्थात हमारी जनप्रतिनिधियों का और हमारी जनता का कभी भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, और उसका प्रत्यक्ष संबंध ना होने के कारण वो कभी भी जनता की आवश्यकताओं को जान नहीं पाते। तो और उसका प्रत्यक्ष संबंध किससे है, जनता का, प्रशासन से है, तो उसकी आवश्यकताओं को भी अपने आप कौन समझ पाता है, प्रशासन ही समझ पाता है। ऐसे में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो विधान पालिका के जो सदस्य हैं, वो हमारी आवश्यकताओं को समय पर नहीं समझ पाते और उनका निवारण नहीं कर पाते। और यदि किसी तरीके से हम उन तक बात पहुंचा भी दें तो भी नतीजा फिर भी वही रहेगा, क्योंकि उनके पास ना स्थायित्व है, ना उस क्षेत्र का ज्ञान है। वो कार्य फिर भी किसको ही करना पड़ेगा, प्रशासन को ही करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही है कि उनको क्या दे दी जाए, प्रशासन को क्या दे दी जाए, स्थायी कार्यपालिका को क्या दे दी जाए, प्रदत्त व्यवस्थापन की शक्ति दे दी जाए, ताकि वो परिस्थितियों के अनुसार क्या कर सके, नीतियों को परिवर्तित कर सके, उनको विस्तृत रूप दे सके और जनता की आवश्यकताओं या समस्याओं का निवारण क्या कर सके, समय पर कर सके। डोनोमो समिति ने भी कहा, यदि संसद अपनी कानून बनाने वाली शक्ति प्रदत्त नहीं करना चाहती तो न तो संसद उस प्रकार के तथा न ही उतनी संख्या में भी कानून बना सकती है जितने आधुनिक लोक मत को चाहिए होते हैं। क्योंकि आधुनिक लोक मत कैसा है, हमारे पास कल्याणकारी राज्य का मत है, उसके बाद तकनीक का युग है,
दिन प्रतिदिन विकासशीलता की हम बातें करती हैं, तो इसके अंतर्गत हम नीतियों को एक दायरे में निश्चित करके नहीं रख सकते। प्रदत्त व्यवस्थापन के विकास के कारणों के बाद अब हम बात करते हैं उसके निष्कर्ष की। वस्तुतः प्रदत्त व्यवस्थापन के कारणों की जो हमने ऊपर विवेचना की है, उनसे स्पष्ट हो जाता है कि चाहे वो संसदीय समय का अभाव है या हमारे संसदीय सदस्यों में उस विशेष क्षेत्र की ज्ञान की कमी है और जनता के साथ उनका प्रत्यक्ष संपर्क नहीं है, प्रत्यक्ष संपर्क ना होने के कारण ना तो वो जनता की आवश्यकताओं को जान पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना समय पर उनका निवारण कर पाते हैं। तो ये ऐसे कई कारण हैं जिन्होंने हमारे पास प्रत्येक कल्याणकारी और विकासशील राज्यों में खासतौर से इसकी मांग को आश्चर्यजनक रूप से या बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति महाजन के अनुसार प्रदत्त विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करना आज के औद्योगिक समाज में उतना ही आवश्यक है जितना कि राज्य का समाज हित के दायित्व को स्वीकार करना, क्योंकि औद्योगिक समाज ने जहां प्रशासन में जटिलताएं पैदा करती हैं, तो आर्थिक, सामाजिक, अन्य कई प्रकार की हमारे लिए जो है परिवर्तन भी पैदा करती हैं और जिनके अनुरूप राज्य के लिए कार्य करना आवश्यक हो गया है और राज्य का उत्तरदायित्व हो गया है कि उसी के अनुसार समाज के हित के दायित्वों को स्वीकार करते हुए उनको पूरा करें। और इसके लिए अति आवश्यक है कि हम उसे प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से वह शक्ति दें जिसके अनुसार वह समय समय पर इन परिवर्तनों को के अनुसार अपने कार्यों को पूरा कर पाए।